आओ स्टूडेंट, इस फाइल में अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 82। ठीक है, इसका संबंध जो है वो है परिसीमन से है। परिसीमन, परिसीमन, ठीक है, परिसीमन। और इसी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन अभी आ जाएगा, आगे सारा देखेंगे हम। तो ये तो वो बेसिक आर्टिकल है जो बेरेट से ऐसा कैसा लिया हुआ है। ठीक है, इसको वापस टॉपिक के एंड में अपन आएंगे, लेकिन पहले यहाँ दो तीन चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। एक तो शब्द आ रहा है आर्टिकल 82 में, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, प्रत्येक जनगणना। तो यहाँ ये समझना है कि परिसीमन का जो लेना देना है वो जनगणना से लेना देना है। ठीक है ना, आपने दशकीय जनगणना होती है डिकेडल हर 10 साल बाद, तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है। अब यह चीज समझ गए अपन, दो चीजें, एक चीज जनगणना, दूसरी पुनः समायोजन। समायोजन इसको अपन डिलिमिटेशन बोलते हैं, जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस। अब पुनः समायोजन जो है ना, ये इसके अंदर दो चीजें वापस जुड़ी हुई है। वापस से दो चीजें क्या, एक तो है सीटों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ सीट्स, सीटों की संख्या। ठीक है, और दूसरा जुड़ा हुआ है आकार। आकार क्या, आकार कह लो या यूं कह दो कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का आकार। आकार से यह मतलब है कि उसमें रहने वाली जो जनसंख्या है उससे उसका संबंध है। ठीक है ना। तो पुनः समायोजन दो दो चीजों को होता है, एक तो सीटों का, जैसे संसद में सीटें समय समय पर बढ़ी है, अभी अपन देखेंगे, और निर्वाचन क्षेत्रों का भी आकार समय समय के ऊपर बढ़ता ही गया है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई है इसलिए। ठीक है ना। ये निर्वाचन क्षेत्र का आकार क्या चीज है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे 1973 से पहले जब सीटें कम थी, जनसंख्या भी कम थी, तो उस समय उन्होंने एवरेज जैसे यूं था कि जैसे 7-8 लाख की जनसंख्या पे एक एमएलए एमपी चुन के आता था, एमपी। फिर जब अपने 1973 के अंदर जब चेंजेस हुए इंदिरा गांधी के समय, तो 10 लाख की जनसंख्या एक एमपी को चुन के भेजती थी, ऐसे। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, दो चीजें हैं जिनका लेना देना पुनः समायोजन से पुनः समायोजन से है। एक तो है सीटों की संख्या और दूसरा आकार। आकार किसका, निर्वाचन क्षेत्र का। तो अपने बोला टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है लोकसभा के अंदर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके साथ अंदर अपन ने पढ़ा था, ये वही चीज है। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये। ओके, ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी, एक तो जनगणना और एक पुनः समायोजन। और पुनः समायोजन के अंदर दो चीजें होती हैं, सीटें भी बढ़ना और जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात के अंदर टेरिटोरियल जो रिप्रेजेंटेशन एरियाज होते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, उनका भी बढ़ना। ठीक है ना। ये अब देखो, ये चीज, ये जनसंख्या वाली चीज है ना, ये आप एक बेसिक एग्जांपल से समझो। जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये दो एरिया हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये, एरिया ए है, एरिया बी है। तो एरिया ए को आप समझो जयपुर। अब जैसे जयपुर क्या है, जैसे चूंकि यहाँ जैसे भाई प्रांत की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है ना, ये हर हर स्टेट के अंदर लागू, हर जगह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये, हर अपने शहरीकरण का। ये मैग्नेट के रूप में काम करते हैं जितने भी राजधानी शहर कह लो, मेट्रोपोलिटन सिटी कह लो, तो चुंबक के रूप में काम करते हैं। तो ये पुल करते हैं लोगों को अपनी तरफ। ठीक है ना, जैसे भैया नौकरी के जैसे ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं, मतलब नौकरी के इन द सेंस कि प्राइवेट सेक्टर में कह लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा चांसेस है, प्राइवेट सेक्टर में, फिर पब्लिक सेक्टर में भी तुलनात्मक रूप से यहाँ ऑफिस जैसे सारा डायरेक्टरेट्स वगैरह है, सारा है, बेसिक पूरा सरकार का पूरा यहाँ ढांचा है, सेटअप है, ऐसे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। फिर औद्योगिक इकाइयाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड कंपेरेटिवली अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, मतलब हर चीज़ के अंदर बेहतर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन की बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये चुंबक के रूप में काम करते हैं। तो जनसंख्या गांव से उठ के जयपुर की तरफ आना चाहती है, हर किसी का सपना जयपुर में मेरा करूँ। ठीक है, तो अब गांव से लोग उठ के जयपुर की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे मान लो ये बी जो है ये एक विलेज है, विलेज। तो लोग उठ के जयपुर की तरफ आ रहे हैं तो जयपुर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गांव की कम होती जा रही है तुलनात्मक रूप से। ठीक है ना। अब इसी को आप जैसे दिल्ली के संदर्भ में ले लो, तो दिल्ली जैसे देश की राजधानी है तो वो चुंबक के रूप में काम करती है कि नहीं करती है, ऐसे। तो ये शहरीकरण का कॉन्सेप्ट है, पुल एंड पुश। तो ऐसे शहरी शहर जो है ये पुल करते हैं अपनी तरफ, आकर्षित करते हैं लोगों को, ऐसे। अर्बनाइजेशन में समझाया हुआ मैंने अपने। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अब हुआ क्या कि भाई शहरों की तो जनसंख्या बढ़ गई और तुलनात्मक रूप से गाँव की कम हो गई। तो और जबकि एक एमपी चुना जाएगा 10 लाख के ऊपर ही, तो भाई जयपुर में धीरे धीरे जनसंख्या बहुत बढ़ गई शहरीकरण के कारण, पलायन के कारण, माइग्रेशन के कारण लोगों का जयपुर में। तो इसका मतलब जयपुर में तो फिर कहने का मतलब कि इन सीटों का अपन को फिर मतलब अलोकेशन करना पड़ेगा वापस के हिसाब से, क्योंकि जयपुर में फिर अपन देखते हैं
जयपुर की जैसे सीट्स देखें तो जयपुर के आसपास के गांव देख लो, जैसे दूदू है तो नो डाउट जैसे जयपुर में आता है और वो दूदू की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली उठ के जयपुर की तरफ आ रही है ऐसे। ठीक है, तो अभी अपन जैसे देखेंगे ये जो एडजस्टमेंट होता है टेरिटोरियल बाउंड्रीज का एक राज्य के अंदर, ये उसको एडजस्ट करने के लिए अपन ये पुनर्समायोजन करने के लिए ये परिसीमन आयोग लाया जाता है जो अभी टोटल से आ रहा है। ऐसे ये टॉपिक का इसका बैकग्राउंड है जो अपन को समझना है। ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना पुनः समायोजन। ठीक है, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन है सीट्स, जो अपन देखते हैं कि मैक्सिमम जो हो सकती है वो 550 से 530 प्लस 20 मैंने आपको समझाई थी। इसमें से जैसे 524 और 19 भरी हुई है, ऐसे करके 500 भरी हुई का मतलब आवंटित है 543 टोटल। तो ये तो है सीटों का आवंटन। और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आ गया, ये जो मैंने बताया था अभी आकार, जो आकार है ना, तो ये तो सीटें हैं, स्थान मतलब सीटें, और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक वही कि कितने एरिया के अंदर अपन ऐसे एडजस्टमेंट करें कि वो 25 सीटों का विभाजन ऑलमोस्ट सेम हो ऐसे। ठीक है, तो ये दो चीजें इस पहली लाइन के अंदर आ रही है। फिर क्या देखो, फिर इसके आगे तो सॉरी ये लाइन एक दो का में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी है ना, प्राधिकारी का मतलब होता है अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है जिसको शक्ति मिली है किसी कानून से, पावर एंड अथॉरिटी अपन बोलते हैं ना, शक्ति एवं सत्ता। तो पावर का तो मतलब होता है कि उसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेट शक्ति नहीं होती, उसको अपन पावर बोलते हैं। शक्ति मतलब वैधानिकता जिसके पास नहीं होती ना, उसको अपन बोलते हैं पावर। और जब उस पावर के साथ वैधानिकता लेजिटिमेसी जुड़ जाती है तो वो अथॉरिटी सत्ता बन जाती है। जैसे अपन देखें टेररिस्ट के पास पावर होती है क्योंकि उनके पास जो पावर है उसकी कोई वैधानिकता नहीं है उसको, है। लेकिन जैसे मान लो आप एसडीएम हो, कलेक्टर हो, तो आपके पास जो पावर है उसके साथ वैधानिकता और जुड़ गई, मतलब आपकी जो पावर है उसमें वैधानिकता जुड़ी हुई है, आपको कानून से संविधान से शक्ति मिलती है। ठीक है, तो चाहे आपके पास बंदूक नहीं हो फिर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको विधान से शक्ति मिल गई, तो आप अथॉरिटी कहलाते हो फिर। ठीक है, ये तो प्राधिकार, तो प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो प्राधिकार ये डिलिमिटेशन आयोग जो बनता है, अभी अपन देखेंगे जैसे 2002 में बना, तो डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो संसद कानून बनाती है, उसके तहत वो होता है सारा काम, अभी आएगा। तो अथॉरिटी है, और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवतरित करे। तो संसद ने कानून बनाया डिलिमिटेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो संसद बनाती कानून और फिर प्राधिकारी द्वारा मतलब अथॉरिटी द्वारा जो आयोग है डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके द्वारा, और संसद ने कानून बनाया, लॉ बनाया। ठीक है, ये चीज है पहले के अंदर। पहला ये आर्टिकल, मतलब इस आर्टिकल का ये पहला भाग ही इंपॉर्टेंट है काफी। फिर क्या है, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता, जब तक, है ना, कह रहे हैं मतलब बीच में जैसे मान लो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है और आज की तारीख में कोई डिलिमिटेशन गठन होता है और उसकी रिपोर्ट लागू भी हो जाती है, तो वर्तमान लोकसभा में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 18वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव होंगे 2024 के अंदर, तो तब से वो प्रभावी हो, ये सब। ठीक है, फिर क्या चीज है, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्देशित करें, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता रहेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान थे। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को लागू करते हैं उसके बाद उसकी रिपोर्ट लागू होती है। ठीक है, जब तक रिपोर्ट लागू नहीं होती तो उससे पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी वही चलती रहती, ये समझ, ये मतलब इसका है ना। फिर क्या आगे, अभी से आर्टिकल का कलिस्ट समझा रहा हूँ, नीचे अभी सारे अपने पास हैं, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या है, परंतु यह भी कि जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आंकड़े के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इस अनुच्छेद के अधीन, है ना, ये 2026 अभी एक बार समझो फिर देखते हैं। क्या है कि दो चीजें देखो इसके अंदर, ये एक और दो चीजें, एक में तो ये स्थान आएंगे मतलब सीट्स की बात है, और दूसरे में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वो जनसंख्या की बात है। दो बिंदु है परंतु इस परंतु के अंदर पहला बिंदु क्या है, स्थान क्या है, राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों का आवंटन। ठीक है ना, मतलब आवंटन जो है, मतलब जो आज अपन जैसे देखते हैं, एक सेकेंड, ये ना कोई वर्ड नहीं है, ये सब क्या गलत है, है ना, ये कि स्थानों का जो आवंटन है, स्थानों का जो आवंटन है वो अपने 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना,
1973 की जनसंख्या के आधार पर 1973 में डिसाइड हुआ, 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर 1973 के अंदर डिसाइड हुआ, है ना, क्योंकि 1973 में राष्ट्रपति ने उसकी रिपोर्ट को, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके आधार पर ये जो सीटें फिक्स की गई थी वो कितनी थी अपनी, 500, है ना, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये थी उस समय। लेकिन इस 543 में से 552 में से जैसे अपन देखते हैं कि जो है ना 500, देखो 552 एक्चुअली 552 में, यहाँ एक बार इसको, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, ये 552 तो ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, लेकिन जो आवंटित की गई थी 1973 के अंदर वो सीटें थी 543। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हो सकती है, जो अपने संविधान में फर्स्ट डे से लिखा गया। अब इसमें से समय समय पर आवंटित कितनी गई, तो ऐसे 1973 के अंदर 543 सीटें आवंटित की गई। ठीक है ना। आज जैसे जो मैक्सिमम सेक्शन स्ट्रेंथ है वो 550 है, जैसे मैंने आपको बताया था, 104 संविधान संशोधन 2000 में हट गए, तो इस 550 में से 543 आवंटित कर रखी है। ठीक है, तो यूं अपने को इसके अंदर समझना है। फिर ये जो 1973 के अंदर ये 543 सीटें जैसे आवंटित हुई, तो ये जो आवंटन जो है, सीटों का आवंटन जो है, ये 2026 तक फ्रीज है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अपन को यहाँ ध्यान देना है कि जो 543 सीटें आवंटित हैं ये कब तक फ्रीज है, ये 2026 तक फ्रीज है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना घट सकती ना बढ़ सकती। ठीक है, और ये किसकी जनसंख्या, किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। कब ये डिसीजन लिया गया था, ये 1973 के अंदर ये डिसीजन लिया गया था। ऐसे अपने को समझना है। ये बिंदु संख्या 1 की बात है सर। अब बिंदु संख्या 2 देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जाएगा। कहने का मतलब जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है कि कितनी जनसंख्या एक एमपी को या एक एमएलए को चुनेगी, तो ये जनसंख्या कितनी है, मतलब किस वर्ष की है, 2001 की। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो उसके तहत में जो अपन डायरेक्ट एमपी को चुनते हैं, तो वो जो जनसंख्या काम में ली जाती है वो कौन सी जनसंख्या है, 2001 की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपन को बेसिक समझनी है। सीट्स कब तक रिजर्व है, 2026 तक। किस साल की जनगणना के आधार पे, 1971 की जनगणना के आधार पे। ठीक है ना। और दूसरा कि जो पॉपुलेशन सेंसस अपन काम में लेते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो पुनः समायोजन किया गया भौगोलिक आकार के रूप आकार का उनका, ताकि जनसंख्या का जो वितरण है 25 सीटों पे वो ऑलमोस्ट सेम रहे। वो जनसंख्या किस साल की है, वो 2001 की है। ये दोनों चीजें अपन को ध्यान देनी है। तो मैंने बढ़ते इस वीडियो में बताया था आपको कि पुनः समायोजन में 2 चीजें, एक सीटों की संख्या और एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आकार। ठीक है ना। तो सीटें रिजर्व है 2026 तक, और आकार का जो अपन ने डिफाइन किया है वो 2001 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर किया। ठीक है, ये चीज है बेसिक अपने को समझनी है। ओके, अब चूंकि 2026 तक ये सीटें रिजर्व है, तो हो सकता है कि 2026 में सीटें बढ़ जाए, है कि नहीं है। तो 18वीं लोकसभा में तो देखो वो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि 18वीं लोकसभा का तो 2024 से चालू हो जाएगा कार्यकाल। ठीक है ना। फिर बीच में चेंज हो नहीं सकता है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि जब 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा, कब, जैसे 2024 में होगा तो वो 5 साल चलेगी 2029 में, है ना। तो 19वीं लोकसभा का जब चुनाव होगा 2029 में, तब हो सकता है कि वो बढ़ी हुई सीटों के ऊपर हो। तो चूंकि अभी आप देखते हैं कि नया संसद भवन बन ही रहा है, निर्माण उसका चल रहा है, तो हो सकता है 19वीं जो अपने लोकसभा का गठन होगा तो वो बढ़ी हुई सीटों के ऊपर होगा 2000, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तो अपन देखते हैं कि 2026 तक सीटें फ्रीज है। चूंकि नया संसद भवन बनाया जा रहा है, तो वो हो सकता है कि इसी आयाम से बनाया जा रहा हो। चलो खैर कोई बात नहीं, इसे तो सारी चीजें हैं भविष्य के गर्त में है, देखेंगे जो भी होगा। अब अपन देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना, अब सारा उसी का ही बस एक एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। आओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझो। परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन है ना, वो प्राधिकार की जो बात हुई थी ना, ये वो प्राधिकार अथॉरिटी है। ये संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया, देखा था अपन ने, है ना। तो अभी अपन देखेंगे संसद कानून बनाती है और फिर उसके तहत ये होता है। फिर क्या, आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त स्लैश करके लिख लो, या सेवारत, दोनों हो सकते हैं। सेवानिवृत्त भी हो सकता है और सेवारत भी हो सकता है, दोनों होते हैं इसके अंदर।
इज और हैज बीन दोनों है, अभी अपन देखेंगे कानून में, है ना। सेवारत या सेवानिवृत्त ये मैंने लिख दिया, तो सेवारत या सेवानिवृत्त दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कुलदीप सिंह जो थे चौथे के वो सेवानिवृत्त थे, है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है यहाँ, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग जो है उसके अंदर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेवारत या सेवानिवृत्त कौन सा न्यायाधीश, केवल जज, ठीक है। टोटल 3 सदस्य होते हैं, अभी देखेंगे इसमें टोटल 3 सदस्यों का होता है, तो उसमें एक ही चेयरमैन ये होता है आयोग का अध्यक्ष। फिर क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये इसमें एक होता है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये तो ये एक ही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त जैसा भी सही लगे वो, दूसरा सदस्य ये होता है। और तीसरा होता है संबंधित राज्य का निर्वाचन अधिकारी, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबंधित राज्य का। तो टोटल 3 मेंबर होते हैं इस आयोग के अंदर, अभी आएगा देखते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ है सारा जो अपन को डिलिमिटेशन आयोग के बारे में समझनी है अनुच्छेद 82 के तहत। अब देखो ये जो लेटेस्ट था ना, वो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, तो अपन को इससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड, डिलिमिटेशन कमीशन, ये है देखो डिलिमिटेशन कमीशन, मैंने आपको लिंक इसका दे रखा है, तो उसे आप इसको खोल के देख सकते हैं, तो एग्जैक्ट देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिलती है आपको। तो द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट संसद ने बनाया 2002 में, और कब से ये, मतलब ये एक्ट सॉरी बनाया कब है, 3 जून 2002। 3 जून अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटबेटन प्लान जो था अपने, डिकेबर्ट प्लान भी बोलते हैं, बालकन प्लान भी बोलते हैं, भारत के विभाजन को जिसने फाइनल कर दिया था एक तरह से, माउंटबेटन प्लान था, ठीक है। तो वो भी 3 जून को आया था, ऐसे ये डिलिमिटेशन में 3 जून को 2002 को आया था, और गठन किया गया था, सिफारिश की 2008 के अंदर आई थी, ठीक है। कानून बनाया हुआ संसद ने बनाया आर्टिकल 82 के तहत, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ सीट्स, आगे पहली चीज सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपुल, है ना, मतलब लोकसभा, राज्यसभा का लेना देना नहीं है इससे, कोई डिलिमिटेशन नहीं होता राज्यसभा के संदर्भ में, ओनली हाउस ऑफ पीपुल और विधानसभाओं के लिए ही होता है। हाउस ऑफ द पीपुल टू द स्टेट्स द टोटल, है ना, मतलब सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपुल टू द स्टेट्स द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, है ना, एक तो लोकसभा के लिए होता है, विधानसभाओं के लिए होता है। फिर द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टेरिटरी फॉर द मैटर ऑफ, है ना, मतलब एंड द डिवीजन ऑफ स्टेट्स, है ना, यहाँ डिवीजन से मतलब हो गया वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर जो उसका विभाजन था जनसंख्या के आधार पर, ये वो है। तो 2 चीज़ों का संबंध होता है परिसीमन से, एक तो सीटों का बढ़ाना संसद में, और दूसरा डिवीजन ऑफ स्टेट्स एज पर पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, तो 2 चीज़ें होती हैं परिसीमन में, ध्यान रखना। कब किया गया, इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 53rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 1950 में, जैसे अपन 53 जोड़ेंगे तो 2002 मतलब 53वां वर्ष वो आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन इसके अंदर जैसे देखते हैं आगे कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसका गठन कैसे है, कि देखो जैसे क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, 3 सदस्य इसमें होते हैं। 1 मेंबर कौन सा, हु शैल बी ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आ गया ना, इसका मतलब सेवारत, अभी इज प्रेजेंट टेंस, और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है ना, जो था पहले, ठीक है ना, इज सेवारत, हैज बीन सेवानिवृत्त, है कि नहीं, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन, जज ऑफ, जज है ना, चीफ जस्टिस नहीं, ओनली जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन, मतलब अध्यक्ष होगा इस कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, द चीफ इलेक्शन कमीशन ओवर एन इलेक्शन कमीशन नोमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है केंद्रीय, या उसके द्वारा किसी इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट किया जा सकता है, एक्स ऑफिसो, पदेन होता है, मतलब जो उस पद पे होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे, वही यहाँ पे होता है। फिर तीसरा क्या है, दी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ कंसर्न स्टेट, जैसे राजस्थान का है, राजस्थान के संबंध में जब आएंगे बात करेंगे, तो राजस्थान का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो, ठीक है ना, स्टेट, वो भी जो है एक्स ऑफिसो का मतलब पदेन, इस पद पे जो बैठा है तो वो भी वो हो जाएगा, ऐसे। तो 3 सदस्य इसके अंदर टोटल होते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज इसके अंदर यही थी पूरे एक्ट के अंदर, बाकी ऐसा इसके अंदर कुछ खास है नहीं, ऐसा नॉर्मल चीज है। एक बार इसको नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ एक चीज मैं बता रहा था वो इसमें नहीं है, चलो एक अगले ऑर्डर में आएगी। तो ऐसे ही अपन ने देखा है डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ठीक है।
आ जाओ अपने मेन फाइल के अंदर आ जाते हैं अपन, ये ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन एक्ट अपन ने जैसे देख लिया यहाँ पे। फिर क्या था, जैसे इसका एक ये ऑर्डर है, जैसे मैं आपको ऑर्डर इसका दिखाना चाहूंगा, ये ऑर्डर है देखो, ठीक है ना। ये साइट ये ऐसे खुलेगी, फिर यहाँ डाउनलोड दिस फाइल है ना, तो 2008 देखो ये आ गया, 2008 के अंदर इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन लागू हो गई थी, इसकी रिकमेंडेशन लागू हो गई थी। तो यहाँ ये डाउनलोड फाइल, ये जो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करोगे ना आप इस लिंक पे, तो यहाँ पे देखो सारी है इसमें, ये इसका ऑर्डर है, फिर ये फाइल मतलब ऑर्डर, ठीक है ना, ये तो ऑर्डर है। फिर ये सेकंड फाइल में इसका पार्ट 1 है हिंदी में, और यह इसका इस ऑर्डर का पार्ट 2 है, पूरी पीडीएफ है ये अटैच की, किस राज्य में कितनी कर दी गई। तो देखो मैंने ये डाउनलोड कर रखी है आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखो ये ऑर्डर था, ये तो ये ऑर्डर है देखो, ये तो ये ऑर्डर है देखो, ये ऑर्डर है ना। संसदीय मतलब लोकसभा, ओनली लोकसभा से मतलब है यहाँ पे, राज्यसभा नहीं। और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश है ये 2008। एक्ट कब बना था आपने देखा, 2002 में, 3 जून 2002, ठीक है ना, ये चीज है। फिर जैसे अपन देखते हैं इसके अंदर, ये इसका है पूरा, ये 2 पन्नों का है, निर्वाचन सदन, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन, ठीक। अब ये इसका पूरा ये इंडेक्स है टेबल का। तो जैसे जैसे इसने किया देखो कि लोकसभा में सीटों का आवंटन दर्शाने वाली सारणी, फिर विधानसभाओं में सीटों का आवंटन दर्शाने वाली सारणी, पेज नंबर 5 और 6, और फिर इस निम्नलिखित के संबंध में परिसीमन आदेश। तो ऐसे अपन जैसे राजस्थान के संबंध में देखेंगे तो शायद पेज नंबर 411 के ऊपर है ये। तो मैं अभी आपको बता दूंगा सारा उसके अंदर, ये 411, पेज नंबर 411, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है पर्टिकुलर पेज का, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे करके ये पूरा ये रिपोर्ट है, आप जैसे देख सकते हो, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब आते हैं अपने मेन फाइल के अंदर, इसका मैंने सारा बता रखा है यहाँ। आ जाओ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट ये यहीं से है, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये विधानसभा के संदर्भ में एमएलए, और नीचे वाला जो है ये एमपी के संदर्भ में है। अपना जो पेज नंबर 211 पे ना, ये वही है, एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने एक सीट का जयपुर के, ठीक है। तो आ जाओ कार्य देखते हैं अपन, डिलिमिटेशन कार्य वही आएंगे कार्य दोनों। प्रत्येक जनगणना के उपरांत लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों है ना, यहाँ पहले आ गया, का जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना, है ना। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन करना से क्या मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन, है ना, भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन देखेंगे अभी अपन आगे के एग्जाम्पल से, ये जो नीचे एग्जाम्पल है ये, ठीक है, भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है। निर्वाचन किसकी, निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर सीमा, मतलब निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं है। ऐसे मत आप समझ जाना किसी पंचायत समिति या तहसील की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन कर दिया, नो। निर्वाचन क्षेत्र जो है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो अपन बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, ये अपन इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। कॉन्स्टिट्युएंसी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी, तो कॉन्स्टिट्युएंसी का पॉपुलेशन के आधार पर ये रीएडजस्टमेंट करते हैं निर्वाचन क्षेत्र का, कॉन्स्टिट्युएंसी का, किसी तहसील पंचायत समिति का नहीं या ब्लॉक का नहीं, कॉन्स्टिट्युएंसी का, ठीक है। तो ये एक मेन काम है, ठीक है, ये चीज है। कार्य का प्रत्येक जनगणना के उपरांत ये निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या आधार पर सीमांकन करना, ठीक है, पुनः सीमांकन, वैसे एग्जैक्ट वर्ड है का पुनः सीमांकन करना, क्योंकि नई जनसंख्या हुई है तो वापस से करना पड़ेगा, ठीक है, का पुनः सीमांकन करना, ये चीज हो गई। ताकि क्या हो, जिससे, ताकि क्या हो, जिससे 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 पूरे, है ना, ताकि जिससे मतलब जिससे पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में समानता, ये हो गया। फिर क्या, प्रत्येक जनगणना के उपरांत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर सीमांकन करना, जिससे संपूर्ण राज्य में, ठीक है, ये चीज, ठीक है ना, जिससे संपूर्ण राज्य में विधानसभाओं के क्षेत्रों में जनसंख्या के समान। तो ये 2 चीजें हैं जो अपन को इसमें ध्यान देनी है कि जनसंख्या के आधार पर इस तरह करते हैं जो पूरे देश में भी समानता हो जनसंख्या के आधार पर, सीटों का जो बंटवारा है वो, और एक राज्य के अंदर भी वो बंटवारा है वो भी समान रहे, ठीक है ना। ये कार्य होगा। एक वो जो सीटों का जो पुनः आवंटन था वो यहाँ कार्य में नहीं लिखा हुआ, नीचे आ जाएगा, सीटों का भी पुनः आवंटन करता है, देखेंगे अभी। लेकिन ये कार्य यहाँ पे ये इसलिए लिखा होगा कि 2002 में जो हुआ,
इसने जो कार्य किया वो सीटों का आवंटन उसने नहीं घटाया बढ़ाया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्वाचन क्षेत्रों का ही आकार पुनर्समायोजित किया गया था। इसलिए यह कार्य यहाँ लिखा गया है, ये एक ही मतलब है, जनसंख्या को अपन ने लिया है पूरे देश के संदर्भ में और राजस्थान विशेष या किसी एक पर्टिकुलर राज्य के संदर्भ में। ठीक है, अब अपन जैसे यहाँ देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन जयपुर का। ये देखते हैं पहले, अपन एमएलए के संदर्भ में देखते हैं, दूदू है ना, जो एससी के लिए रिजर्व सीट है वो। तो देखो इसमें मतलब कौन कौन सी तहसीलें इसके अंदर शामिल है। देखो तहसील मौजमाबाद, तहसील फागी, ठीक है ना, और फिर फागी, और ठीक है, ये मंडल इसमें गांव ही है। और ये भू अभिलेख निरीक्षक व्रत है, ये जैसे अपन पटवार सर्किल या हल्का जैसे बोलते हैं, हल्का का मतलब सर्किल, भू अभिलेख निरीक्षक व्रत है ना, पटवार सर्किल जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर हो रहा है, मंडोर और निमेड़ा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन है मौजमाबाद, फागी और फागी तहसील के, जो फागी तहसील आंशिक ये देखो पूरी नहीं है, मतलब तहसील मौजमाबाद तो पूरी, और तहसील फागी जो है ना ये आंशिक ही है, कि इसमें कौन कौन से सर्किल आए, एक फागी आ गया व्रत, एक चोरू आ गया, और एक मंडोर और एक निमेरा। तो ये तहसील फागी के आंशिक ही आए, है ना। ये आंशिक इसलिए आए क्योंकि इधर से पलायन हुआ है इधर दूदू की तरफ, और बाकी जो इसका इस तहसील फागी का थोड़ा हिस्सा और बच गया ना, वो हो सकता है कि किसी दूसरे सीट के अंदर हो सकता है कि जैसे उधर अजमेर के अंदर मिल गया हो, ठीक है ना, ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन राज्य विशेष में चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता अपन राजस्थान की कोई चीज थोड़ा बाउंड पॉपुलेशन गुजरात को दे दें या गुजरात के अपन ले लें, नो, एक राज्य में हो सकता है। अब जैसे देखो ये फागी का आंशिक कर दिया ना यहाँ पे यू, तो आप फागी का आधा हिस्सा जैसे अपन जैसे देखते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा टॉप में चला गया होगा या अजमेर के अंदर जैसे चला गया, क्योंकि ये कि बॉर्डर तहसील है। ठीक है, ऐसे अपन को जैसे देखना, तो ये है देखो पुनः समायोजन। इससे पहले वाले में पूरा फागी जो था ये दूदू के अंदर ही था, तो ये जो अपन ने देखा कि शहरीकरण से जो चुंबक के रूप में काम हुआ, ये तो एमएलए के संदर्भ में होगा। अब जयपुर ग्रामीण अपन एमपी के संदर्भ में जैसे देखते हैं क्या चीज है, देखो देखो जयपुर ग्रामीण दो सीटें हैं अपने पास विधानसभा की, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, जिसको अपन जयपुर ही बोलते हैं नॉर्मल। तो देखो जयपुर ग्रामीण में क्या क्या आ रहा है, जैसे कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़, है ना, जो एसटी के लिए रिजर्व सीट है किसमें, एमएलए के रूप में, एवं बानसूर। अब देखो, आप बानसूर देखो, बानसूर वैसे तो अपन देखते हैं कि अ, अपने अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है बानसूर, उसकी मतलब तहसील ही है एक तरह से, है ना। तो लेकिन वो अब देखो जोड़ दी गई ना इधर जयपुर के अंदर ये बानसूर, तो ऐसे अपन को समझना है। तो ये है पुनः समायोजन। तो ये क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि जैसे अपन लोग देखते हैं बानसूर बुआड़ी इंडस्ट्रियल टाउन होने से इधर जनसंख्या का पलायन ज्यादा है, बनस्पत दो जैसे देखते हैं अपने कम जो विकसित तहसीलें हैं, जैसे अलवर में जैसे टपुकड़ा वगैरह, उधर से इधर बानसूर की तरफ ज्यादा है पलायन। ठीक है, तो ये चीज है पुनः समायोजन। तो देखो जनसंख्या इधर उधर हुई ना, तो ये भौगोलिक सीमा में परिवर्तन कर दिया, किसकी, निर्वाचन क्षेत्र की, कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो ये इस एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आएगा। और जैसे जयपुर जैसे जो अपन सीट देखते हैं, तो इसमें देखो क्या क्या है, देखो हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशन पोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू। बगरू की वो एमएलए वाली सीट जो अपन से देखते हैं एससी के लिए रिजर्व। ठीक है ना, तो ऐसे ये पुनः समायोजन होता रहता है। तो ये जो चौथे से जैसे जो हुआ, फोर्थ से दिल्ली लिमिटेशन एक्ट 2002, जिसकी सिफारिश से लागू हुई 2008 से, ये उसके तहत अभी वर्तमान में ये सिस्टम है। ओके, ये चीज। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब सीटों का समायोजन है ना, पहला कार्य तो जैसे अपन यहाँ कार्य में एक कार्य तो ये देख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो पहला कार्य आ गया इसका। ठीक है ना, कि किसका समायोजन किया गया इसने यहाँ पे, किसका, निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। फिर अपन जैसे दूसरा कार्य देखते हैं, ये बता रहा था जैसे, ये बता रहा था जैसे देखो ये वर्ड है ना, ये मैं आपको दिखा रहा था, एक सेकंड। ये देखो ये वर्ड है ना, ये दो वर्ड अपन को ध्यान में रखना है यहाँ पे।
ये दो वर्ड क्या क्या, एक तो देखो ये, सॉरी, दो वर्ड है देखो, एक तो ये अलोकेशन ऑफ सीट्स है ना, ये दो कार्य, अलोकेशन सीट्स का तो अलोकेशन, और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, तो सीटों का अलोकेशन और डिवीजन ऑफ स्टेट, अलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितना समझ लो आपको। ठीक है, तो अभी अपन ने एक पहला कार्य देख लिया, अब अपन ने दूसरा कार्य देखते हैं। अच्छा, वहाँ नंबरिंग ये चेंज होगी लेकिन आप डाल लेना। ठीक है, ये दूसरा कार्य ये आ गया, लोकसभा सीटों का समायोजन या परिसीमन, यहाँ डाल देता हूँ मैं 2, आपको याद हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया पहला कार्य, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ये पहला कार्य तो मैंने लिख दिया, ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः सीमांकन या परिसीमन, ठीक है ना, रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये तो पहला कार्य हो गया। ठीक है, और दूसरा कार्य अपन नीचे देख लेते हैं, ये आ गया लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन या परिसीमन। ठीक है, यहाँ सीटों का है अभी, ये सीटों का जो मैंने बताया था, क्या याद रखना, 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1973 में ये फिक्स कर दी गई थी कि 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं ये 543 ही रहेंगी। समझ गए? अब ठीक है, 543, तो अभी ये सेकंड नंबर बिंदु पहले अपन समझा चुके हैं, लेकिन अभी और थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। अच्छा समझ में आएगा क्या है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। लोकसभा की सीटों की कुल संख्या जो समय समय पर कैसे रहेगी, पहली लोकसभा में ये 489 थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली लोकसभा का जो चुनाव हुआ कितनी सीटों पे हुआ, 489। फिर 1961 की जनगणना के बाद 1963 में कितनी होगी, 494। ठीक है, 489 से अपन ने बढ़ा के कर दी कितनी, 494, 5 बढ़ गई। ठीक है, फिर 1971 की जनगणना के बाद 1973 से कितनी होगी, 543। वर्तमान में भी यही है 543, 3 4 5, 543। ठीक है, ऐसे 543 अपन देखते हैं क्या है कि एक एक लोकसभा सीट में लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, एक लोकसभा सीट कितने लोगों में, 10 लाख पर, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 54 करोड़ थी 1971 में। ठीक है ना, तो 54 करोड़ टोटल 543, 54 करोड़ में अपन 543 का भाग देंगे तो करीबन करीबन वो 10 लाख के अराउंड आता है। तो 1971 में सर कैसे पता कि 54 करोड़ अपनी जनसंख्या थी, तो नाराज क्यों, तो ये देखो फर्स्ट पेज में मैंने लगाई थी आपके लिए, ये टेबल देख लो, उसमें ये लो, ये देख लो, इसमें ये लो, ये दो, ये 54 करोड़, ये ऐसे 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 54 करोड़ 93 लाख, है कि नहीं ऐसे। तो 540 अपन समझते हैं 54 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ में चूंकि 10 गुणा 10 का जैसे अपन कर देंगे, सॉरी ये इस तरह से देखो, देखेंगे देखो जैसे 54 करोड़ था ना, तो 54 करोड़ हो गया, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो गुणा 100 किया तो ये कितना हो गया, ये 5400 हो गया। और करीबन करीबन मतलब उस समय जो सीटें थी 543, तो भाग दिया 543 का, तो यह है 9.94। तो ऑलमोस्ट जैसे 10 लाख के ऊपर एक एमपी का निर्वाचन वर्तमान के अंदर होता है ना। 54 करोड़ जनसंख्या थी 1971 की जनसंख्या के हिसाब से, तो ये अपन को ध्यान रखना है ऐसे इसमें। ठीक, फिर आ जाओ पेज नंबर 10 पे अपन चल रहे थे। ठीक है, ये देखो फिर टेबल भी नीचे आपको बताऊंगा जो लग रही है, ये हो गया। फिर देखो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या लगभग 120 करोड़ हो गई। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गई, परंतु लोकसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 1971 के बाद कोई वृद्धि नहीं की गई। भारत की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए, 1200 होनी चाहिए, है ना। अगर 10 लाख के हिसाब से देखें, 10 लाख पे एक, तो 120 करोड़ पे कितनी होनी चाहिए, 1200 होनी चाहिए, डबल हो गई ना भाई, जनसंख्या डबल हो गई, तो सीटें भी ऑलमोस्ट डबल हो जानी चाहिए ऐसे। अब अपन देखते हैं जैसे आगे कैसे क्या सिस्टम है इसके अंदर, कैसे ये घनत्व बढ़ा है एक सीट के ऊपर। घनत्व कैसे कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कंपेरेटिव जनसंख्या कम तो मेंबर भी कम। ठीक है ना, फिर बाद में जैसे जनसंख्या बढ़ी तो सीट भी बढ़ गई, जैसे 73 में बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये देखो ना ऊपर भाई, 61 से 71 में जब पॉपुलेशन बढ़ गई, तो नो डाउट सीटें भी वैसे बढ़ गई थी। पॉपुलेशन तो बढ़ी है यार 61 से 71 में, तो सीटें भी जैसे अपन जैसे देखते हैं कि 493 से 543 हो गई, है कि नहीं है, करीबन करीबन। ये देखो अपने ये सीटें उन्होंने बढ़ा दी
करीबन करीबन देखो तो 49 सीट्स ही बढ़ गई, जैसे भाई 6 और अपने ये 43, तो 49 सीट्स बढ़ा दी, ठीक है ना, 10 साल के अंदर ही पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी। लेकिन अब अपन जैसे वर्तमान में देखते हैं कि 120 करोड़ हो गई, लेकिन सीटें तो बढ़ा ही नहीं है। तो एक सीट एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो डेंसिटी तो बढ़ती जा रही है ना वोटर्स की, ऐसे है ये चीज़, ठीक है। हाँ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये अब थोड़ा सा ये टेबल है जो अपने आपकी सहूलियत के लिए से लगाई है, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, देखते हैं। विकिपीडिया से ली हुई, नीचे सोर्स है ही, आप भी देख सकते हो। तो अपन ये डिलिमिटेशन कमीशन है जो अभी तक गठित हुए हुए हैं। तो टोटल जैसे अपन देखते हैं अभी तक ये 4 हुए हुए हैं, 1 2 3 4। पहला 52 में, दूसरा 63 में, तीसरा 73 में और चौथा 2002 में। 52, 63, 73 और 2002। अब इसमें आप देखोगे 10-10 साल के ऊपर ही होता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया ये, तो करीबन करीबन जैसे अपन देखते हैं कि ये जब घटित हुआ था घटित हुआ चौथा वाला तो करीबन 30 साल के गैप के ऊपर हुआ। तो जो भी पॉलिटिकल एक था माइलेज उसके कारण है। अभी तो अपन जैसे देखते हैं पहले 10-10 साल पे होता था, लेकिन ये चौथा वाला 30 साल के बाद हुआ। तो पहला जो 1952 में हुआ, 1951 की जनसंख्या के हिसाब से उसने सीटें कितनी बनाई, 494, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं कि 1963 में हुआ तो उसने सीट्स कितनी बता दी, 552। देखो यहाँ इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो है ना ये 494 ना, ये 552 होना चाहिए, ठीक है ना। 1963 में ये 552 हो गई थी, ठीक है। और पहला जब था 1952 के अंदर जो इसने करी 494, ठीक है ना। ये पहली लोकसभा का मतलब 489, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जब पहले चुनाव हुए तो वो 489 सीट्स पे हुए थे। और पहला डिलिमिटेशन जब हुआ तो उसमें उसने इसको बढ़ा के 494 कर दी थी। ये थोड़ा सा है यहाँ पे 494 अपने आप में फिगर सही है, लेकिन वो पहले डिलिमिटेशन के कमीशन के बाद है। 1963 में ये 552 कर दी, और 552 से फिर वर्तमान में जैसे अपन देखते हैं कि 1973 में 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 543 की गई, ये देखो, ठीक है। 1973 के अंदर की गई, 1971 की जनसंख्या के हिसाब से इंदिरा गांधी थी इस समय पीएम, तो 543 सीट्स कर दी, ठीक है। फिर 2002 में कुलदीप सिंह नैयर की अध्यक्षता में हुआ नो चेंज इन लोकसभा सीट्स और देयर अप्रोप्रिएशन बिटवीन द वेरियस सीट्स। लोकसभा सीट्स में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनकी बाउंड्री में जरूर चेंज किया गया। तो इसने भी सीट्स वही रखी 543। अब लेकिन ऑब्वियस बात है कि 73 से 2002 के बीच में जनसंख्या तो बढ़ी है, जस्ट डबल हो गई, लेकिन सीट्स नहीं बढ़ाई, 543 है कि नहीं। और आज भी जैसे जो अलॉटेड सीट्स है वो 543 ही है। फिर आप बोलोगे सर वो एंग्लो इंडियन तो हटा दिए, तो फिर वो, अरे एंग्लो इंडियन हटा दिए तो वो सीट्स के रूप में थोड़ी, देखो तो नॉमिनेटेड थे, अब तो सीट की बात कर रहे हैं 543 ऐसे। तो पहले नहीं हटाए गए, तो उससे पहले आवंटित सीट्स 545 थी, अब ये दो हटा दिए एंग्लो इंडियन, तो 543 हो गई जो पहले थी, ऐसे, ठीक है ना। आवंटित सीट्स हैं ये, ओके ओके। फिर अपन इसके अंदर नीचे देखते हैं एक बिंदु कि 2026 के बारे में लिखा हुआ है। 2026 देखो ये क्या है, ये देखो फॉलोइंग द 84th अमेंडमेंट इन 2002 ये एक मिनट छोड़ो, अभी नीचे मैंने यहाँ लिखा हुआ वहाँ आपको ये समझ में आएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट सही है लेकिन नीचे अभी समझ में आएगा किस संदर्भ में है। आ जाओ, क्योंकि ये 84वें संविधान संशोधन की बात आ गई ना, तो अभी पहले इनको समझो तो सही नीचे आराम से, फिर आएंगे अपन वापस यही। अब देखो क्या है कि संविधान में यह उल्लेखित है कि जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य को लोकसभा में समान सीटें प्रदान की जाएंगी, जनसंख्या के आधार पर, है ना। प्रत्येक राज्य को समान सीटें जनसंख्या के आधार पर समान, या समान से वो मत समझो कि सबको 80-80, जनसंख्या के अनुपात में दी जाएंगी। परंतु जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के बंटवारे के कारण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है ना, रिप्रेजेंटेशन का। वो क्या है कि अधिक जनसंख्या को अधिक सीटें मिल रही है, जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक, तो उसको 1971 की जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई। फिर कई स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की थी, जैसे साउथ इंडिया के, जैसे केरला, तमिलनाडु, उनको तो नुकसान हुआ। तो ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेशन का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। मतलब जिन्होंने फिर तो उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य किया वो करना ही नहीं चाहिए था, हम भी जनसंख्या बढ़ाते जाता, ये चीज़। उदाहरणार्थ क्या है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 20 करोड़ है तथा जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में इसको 80 सीटें प्राप्त है।
तमिलनाडु की वर्तमान जनसंख्या 7 करोड़ है तथा जनसंख्या के अनुपात में इसे लोकसभा में 39 सीटें प्राप्त है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से है ना। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है तो एक ज़्यादा होगी, 40 सीटें। इस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व अधिक है। फिर क्या, दक्षिण भारतीय राज्य वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो केरला तो ये बोलता है कि मतलब हमने गलती करी, इसका मतलब फिर पॉपुलेशन नियंत्रण करके। अब मान लो जब 2026 में सीटें बढ़ेंगी, है कि नहीं, अब तो फ्रीज है 1971 की जनसंख्या के हिसाब से 2026 तक। 2026 में जब बढ़ेंगी तो वो भी जनसंख्या के हिसाब से ही दी जाएंगी, तो यूपी को तो वापस ज़्यादा मिलेगा, सीट ज़्यादा मिलेंगी, और केरला को तो बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन दिनों दिन कम होती जा रही है बढ़ने की जगह, मतलब स्थिर हो गई एक तरह से, और कम इसलिए होती जा रही है जैसे पलायन से, यू है कि नहीं है। तो ये चीज़ है, तो उनका जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो डीमोटिवेट होता है इससे। तो यूपी तो सोचेगा और अपने बढ़ाओ जनसंख्या, क्या दिक्कत है, क्योंकि और राज्य ही तो टैग लेगा, लेकिन सीटों में तो फायदा होगा लोकसभा में। तो प्रधानमंत्री अपना बनेगा तो फिर कहेगा नुकसान नहीं। तो ये चीज़ है, खैर समझो अभी तो है ना। फिर अपन देखते हैं अपन अब नवीनतम परिसीमन, उसमें कैसे क्या हुआ। नवीनतम मतलब चौथा जो हुआ 2002 में। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर समायोजन पुनर्समायोजन, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंस की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है ना। परिसीमन का मतलब यही है, निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 82 के तहत। फिर क्या देखते हैं, इस हेतु संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम का निर्माण किया, दिखाया था मैंने। 1952, 62, 72, 2002, 52, 62, 72, 2002, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में परिसीमन आयोग बनाया जा चुका है ना। 2002 वाला लेटेस्ट है और वो फोर्थ था, मतलब ठीक है। तो वर्तमान में जो है ये चौथा परिसीमन आयोग है। ओके, फिर देखते हैं, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में प्रावधान किया गया कि वर्ष 2002 के बाद होने वाली जनगणना के पश्चात लोकसभा की सीटों में वृद्धि की जाएगी। जैसे पहले भी होता आया था ऐसे कि 2002 में जो जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा सीटों में वृद्धि करेंगे, परंतु परंतु 84वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि 2026 की गणना के बाद ही की जाएगी। ठीक है ना। तो ये वर्तमान में जो ये फ्रीज है, ये लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रीज है तो ये 1976 की जनसंख्या के आधार पे फ्रीज है, ठीक है। और 1973 के अंदर सबसे पहली बार 543 सीटें आई थी, लेकिन लेटेस्ट डिसीजन कब लिया गया था, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में वाजपेयी सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। समझ गए, ये चीज अपन को ध्यान रखनी, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि क्या है भाई 2000 के अंदर बढ़नी थी, ठीक है, क्योंकि 42वें विधान संशोधन के अंदर कहा गया था, लेकिन फिर 2002 के अंदर जब भाई 2001 के अंदर हो गई थी जनगणना तो अपने, फिर 2002 के अंदर 84वें संविधान संशोधन से फैसला ले लिया गया कि 2026 तक कोई भी चेंज नहीं होगा सीटों में, सीटों की संख्या में 543 ही रहेंगी। कब तक, 2026 तक। पहली बार डिसीजन लिया गया था 1900 मतलब 1971 की जनसंख्या के हिसाब से 1973 के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी ने डिसीजन ले लिया था। फिर सेकंड टाइम में डिसीजन लिया गया कब, 84वें संविधान संशोधन से 2002 में। ये याद रखो, ये 4 दूनी 8 होता है कि नहीं, तो ये 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 84वां संविधान संशोधन, समझ गए ऐसे। फिर क्या है भाई, सीटें तो मत बढ़ाओ, समझ में आ गई आपको, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी है ना, तो अब ये तो जनसंख्या कहना तो बढ़ जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हिसाब से, तो फिर पलायन भी हो रहा है, कई जगह से जनसंख्या उठ के जयपुर की तरफ आ रही है, तो ये भी फिर वाजपेयी के दिमाग में खटका। फिर देखो क्या है, 2002 में सरकार द्वारा यह भी अंदाजा लगाया गया कि यदि लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में अत्यधिक विषमता उत्पन्न, है ना, बहुत ही ज्यादा एम्बिग्विटी या अनिक्विटी उत्पन्न हो जाएगी उनके आकार में। इनके आकार में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सरकार ने यह भी अंदाजा लगाया कि निर्वाचन क्षेत्रों के मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के आकार में अत्यधिक विषमता, सीवियर इनइक्वलिटी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि लोग तो पलायन होकर आते हैं, जिस कारण एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ रही है जनसंख्या और दूसरे की घट रही है, तो जहां घट रही है उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना जीतना ऐसे, क्योंकि वहां पे तो बहुत कम लोगों से वोट देने के लिए ऐसे। अर्थात अर्थात कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होगी जबकि अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी, शहरीकरण के कारण।
इस विषमता के निराकरण तथा लोकसभा क्षेत्रों के समायोजन के लिए वर्ष 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथे परिसीमन आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 अपन ने देख चुका है, ये ऊपर वाला ये जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखो 2002 के अंदर क्या थी कि 2002 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ाई लेकिन परिसीमन कर दिया। जबकि इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा जब हुआ था 52, 62 और 72 में, तो सीटें भी बढ़ाई गई और नो डाउट वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः सीमांकन तो होता ही होता था। लेकिन इस बार सीट नहीं बढ़ाई, केवल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज का ही रीएडजस्टमेंट किया गया। ये चौथा जो डिलिमिटेशन कमीशन अपने आप में इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये आधार पर किया जाएगा, ठीक है। या सॉरी, यहाँ से पढ़ना अपन को, 87वां संविधान संशोधन 2003। देखो 84वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, उसने तो ये बोला कि 2006 तक, 2026 तक अपन सीट नहीं बढ़ाएंगे, 2026 तक, ठीक है ना, वो कट गया थोड़ा सा, 2026 तक सीट नहीं बढ़ाएंगे। 84 ने तो ये बोला, लेकिन साथ ही साथ में सरकार ने ये भी आइडिया लगा लिया कि नहीं बढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब सीट मत बढ़ाओ, लेकिन इससे फिर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विषमता तो उत्पन्न होगी ना, है ना। तो फिर सरकार ने क्या किया कि 87वें संविधान मतलब एडजस्टमेंट तो करो, रीएडजस्टमेंट हो, 87वें संविधान संशोधन 2003, 87 2003 दोनों विषम विषम आ रहे हैं ना, 8 7 87 और 2003 विषम आ गए दोनों। 2003 में सरकार 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चौथे परिसीमन आयोग द्वारा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों तथा सभी राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, है कि नहीं ऐसे। तो एक थोड़ा सा इसमें देखो फ्लो समझो जो डेट्स का आ रहा है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो पहला तो ये 2002, 2002 के अंदर कुलदीप सिंह की अध्यक्षता के अंदर चौथा परिसीमन आयोग बन गया 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 में, ठीक है। 2002 मतलब 84वां संविधान संशोधन आया 2002 में, उसने बोला कि बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि विषमता उत्पन्न हो रही थी आकार के अंदर, अत्यधिक विषमता, तो 2002 के अंदर ही आपने देखा था 3 जून 2002 के अंदर ही गठन कर दिया गया कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग। लेकिन जो इसको जनगणना आधार दी थी कि इस जनगणना आधार पर करोगे, वो जनगणना थी 1991 की, 2002 में बात कर रहा हूँ मैं, ढंग से सुनो। 2002 के अंदर 3 जून 2002 को जब से गठन हुआ था, तो इसका आधार, जनगणना जो आधार थी वो थी 1991। तो सरकार ने देखा कि यार आने वाली है अभी तो जनगणना 2001 के अंदर होनी है, तो 87वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना के हिसाब से ये परिसीमन करेंगे, ये अपन को समझना है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 क्या कि 2026 तक नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पुनः सीमांकन करेंगे, तो करेंगे 1991 की जनसंख्या के आधार पर। लेकिन उनको फिर समझ में आ गया नहीं, डिसीजन गलत है। फिर उन्होंने बोल दिया कि 87वें संविधान संशोधन में ये बोल दिया कि 2001 की जनगणना के 87वें संशोधन 2003 के में ये बोला गया कि 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से पुनः समायोजन करेंगे, ठीक है, 2001 की जनगणना के आधार पर करेंगे पुनः समायोजन, समझ गए ये चीज है, ठीक। फिर क्या चीजें थी यहाँ देख लो 2 मिनट, ये क्या चीज, क्या बिंदु है, 87वें संविधान संशोधन 2003 आ गया है, 2001 की जनगणना पे करेंगे। तो देखो इसमें तीनों है ना विषम अंक आ रहे हैं, 87, 2003, 2001, ऐसे याद रह जाएगा। फिर देखो क्या, ये पहला परिसीमन आयोग, मतलब ये चौथा वाला कुलदीप सिंह वाला पहला परिसीमन आयोग था जिसके द्वारा लोकसभा की कुल संख्या में वृद्धि, लोकसभा की कुल सीटों में, है ना, लोकसभा की कुल सीटों में, एक मिनट, है ना, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई, ठीक है, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई, बल्कि विद्यमान लोकसभा क्षेत्रों को समान बनाने का प्रयास किया गया। समझ रहे हो कि लोकसभा की सीटों में तो वृद्धि नहीं की, लेकिन जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र था, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिसको अपन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, उसके सीमांकन के अंदर जरूर चेंज किया गया। तो ये पहला अपने आप में था, संख्या में वृद्धि नहीं की भाई, डिविजन का संबंध दो से होता है ना, कि एक तो मतलब सीटों में वृद्धि करेंगे और एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में चेंज करेंगे। तो इसने सीटों में तो चेंज नहीं किया क्योंकि वो तो 84वें संविधान संशोधन 2002 से फ्रीज हो गई 2026 तक, लेकिन इसने ये बोल दिया कि अपन पुनः सीमांकन करेंगे और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003
3 के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर इसने ये पुनः सीमांकन चालू कर दिया। ठीक है, तो 2008 में लागू हुई थी इसकी रिकमेंडेशन। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और 19 फरवरी 2008। ठीक है ना। ऑर्डर में मैंने आपको बताई थी वो नीला एम्बलम जो लगा हुआ था, उसमें देखो 2008 लिखा हुआ था। ये देखो मैं दिखाऊं, ये वाले में, ये देखो 2008, ये देखो 2008 ऑर्डर में है कि नहीं 2008, ये 2008। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना, चीजें अलग अलग है सारी। ये ऑर्डर है, आदेश, आदेश है, आदेश है, वो एक्ट था। ठीक है ना। कहाँ अपने फाइल में ये है ना, 19 फरवरी 2008, 19 फरवरी 2008, 19 फरवरी 2008। ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल फ्यूचर, है ना, वर्तमान वाले चेंज नहीं होंगे ना, पिछले चेंज, फ्यूचर भविष्य इलेक्शन इंडिया फॉर स्टेट्स कवर्ड बाय द कमीशन विल बी हेल्ड अंडर द न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंसीज। The assembly election in Karnataka conducted in 3 phases in May 2008 was the first to use the new boundaries done by the 2002 Delimitation Commission। ये चीज है। तो 19 फरवरी 19/2/2008 से इसकी जो सिफारिशें हैं ये लागू हो गई। और सिफारिशें कौन लागू करवाता है? राष्ट्रपति। तो देखो, डिलिमिटेशन एक्ट का गठन संसद अनुच्छेद 82 के तहत, फिर इसका गठन होता है संविधान के द्वारा, मतलब अपने संविधान के तहत जो संसद ने कानून बनाया उसके द्वारा, और सिफारिशें लागू करवाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो इसका गठन करता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, ये देखो, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का योगदान नहीं है इसके अंदर। आप ये मत बोलो राष्ट्रपति गठन करता है, इसका गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। केंद्र सरकार गठन करती है। ठीक है। और संसद ने कानून बनाया, और इसकी सिफारिशों को लागू कौन करवाता है? राष्ट्रपति लागू करवाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ये देखो, ये लागू किसने करवाई? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अप्रूव, इसने अप्रूव कर दी। ठीक है, राष्ट्रपति ने, और फिर लागू हुई। कर्नाटका में जो सबसे पहले, कर्नाटका वो राज्य था जिसमें विधानसभा चुनाव हुए 2008 के अंदर, मई 2008 में इसने सिफारिश। फिर क्या है, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या, लोकसभा है ना, लोकसभा आ रहा बार बार, देखो राज्यसभा कहीं नहीं है इस पूरे के अंदर, कंफ्यूज मत होना। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक अपरिवर्तनीय है। तो ये डिसीजन कब लिया गया था? पहले तो 1973 में लिया गया, और उसके बाद 84वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। ये फैसला लिया गया कि 2026 तक कोई चेंज नहीं करेंगे इन सीट्स में, सीट्स की संख्या में लोकसभा में फ्रीज है। जबकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों, या इनको कह लो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का आकार या भौगोलिक सीमा में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सुनिश्चित की गई है। और ये 2001 की जनगणना का आधार वर्ष अपन ने कब बनाया? 87वां संविधान 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें 2001 की जनगणना का आधार बनाया गया। फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कर दिया गया था कब? 2002 में। लेकिन इस गठन के समय जो इसको आधार वर्ष दिया गया था, मतलब जनगणना किस वर्ष की आपको लेनी है, वो 1991 था। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको चेंज करके 2001 किया। तो ये था सारा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक चीज है, बार बार रिविजन करो, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। ऑफिस के संबंध में जो क्वेश्चन है वो देखना, टेस्ट जब अपने होने लगेंगे तब आपसे काफी डिटेल में इनसे चीजें लिख पाऊंगा। बेसिक चीज तो यही है कि कौन सा आर्टिकल 82 का कार्य है संसद, मतलब लोकसभा के अंदर, संसद में बोलो, लोकसभा बोलो, लोकसभा के अंदर जो सीटों का आवंटन है उसमें चेंज करना, और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, या निर्वाचन क्षेत्र बोल दो, या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बोल दो, या इंग्लिश में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी या कॉन्स्टिट्यूंसी बोल दो, बात एक ही है। उनका रीएडजस्टमेंट करना, ये इसका मेन काम है। दो चीजें हैं, सीटों की संख्या, और दूसरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक सीमा में पुनः सीमांकन करना। सीटों की संख्या में वृद्धि, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के का पुनः सीमांकन, ये दो मेन काम है। और 4 हो चुके हैं अभी तक जो अपन ने जैसे देखे हैं। लेटेस्ट वाला जो था 2002 में कुलदीप सिंह ही है इसमें मेन नाम, है ना, कुलदीप सिंह ही है ना, मेन नाम कुलदीप सिंह ही आ रहा है। कुलदीप सिंह नहीं बोलना, ये तो वेल नोन जर्नलिस्ट है कुलदीप सिंह नैयर। कुलदीप सिंह अपना मेन नाम है, जो चौथा परिसीमन आया हुआ कुलदीप सिंह, ये वर्ड, ये कुलदीप सिंह, ठीक है ना, ये चीज है चौथा परिसीमन। तो ऐसे इसका एक बार रिवीजन कर लो, क्वेश्चन देख लो, फिर अपन जब मिलेंगे तो मैं आपसे और डिटेल में इन से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके।